हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर नेक्स्ट। इस लेक्चर में हम लोग बचा हुआ चैप्टर खत्म करेंगे। आप सभी से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्लासें मिली थी, मगर मैंने क्या किया है, इसको 4 क्लास में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम लोगों का 1 क्लास का बैकलॉग आ जाएगा, तो उसका लेक्चर आपको संडे को मिल सकता है। ठीक है, बैकलॉग नहीं आने देंगे, जी जान लगा के पढ़ाएंगे। जो भी बैकलॉग आएगा उसको संडे को या किसी दिन डाल के कंप्लीट करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं संडे को एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाल दूं, या हो सकता है वो संडे से पहले भी आ जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा जिससे वो बैकलॉग खत्म हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने 3 क्लासें रखी थी, मगर चैप्टर काफी बड़ा था, 3 क्लासों में सही नहीं हो पा रहा था, और साथ साथ में मैं थोड़ा सा बीमार भी चल रहा हूं, इस वजह से लंबा लेक्चर भी नहीं बना पाया था। तो कोई बात नहीं है, एक लेक्चर आएगा, आप उसको करोगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लास्ट टॉपिक। अब यार दोस्त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है और किस तरह से बातें चलती हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो जरा दोस्तों अच्छे से इन बातों को समझिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और किस तरह से काम करता है। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग एनोड और कैथोड एक ही कंपार्टमेंट में डालते हैं। एनोड और कैथोड क्या होता है, दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं बनाते। जैसे ये देखो बच्चों, ये मैंने एक कंपार्टमेंट लिया, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है ऐसे, और ये प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसमें मैंने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट। इसी में हमारे पास एनोड की रॉड पड़ी है, इसी में हमारे पास कैथोड रॉड पड़ी है, दोनों रॉडें इसी में पड़ी है, और इस तरह से इनको हमने कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। अब जरा देखो यार, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यहां पर एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। ये हमारा एनोड है, अरेंजमेंट बता रहा हूं, और ये प्यारे बच्चों हमारा क्या है, कैथोड है, ऐसे ये देखिए। और इस तरह से सेल का अरेंजमेंट होता है, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होता है दोनों में कॉमन इलेक्ट्रोलाइट होगा। आप कुछ भी ले सकते हो, एनोड ऐसा होगा, कैथोड ऐसा होगा। अब होता क्या है, गौर समझिए, यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये काम करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। जब मेरे दोस्त ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब यहां पर सप्लाई किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कहां से, बाहर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से सप्लाई किए जाते हैं तो यहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और वो रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है। कैसे करता है, इस बात को थोड़ा सा मैं समझाता भी हूं। ठीक है, चलो हम एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेते हैं बच्चों, क्या हम लोग यूज कर लेते हैं NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। हम इसकी वर्किंग पढ़ा रहे हैं, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये किस तरह से काम करता है और कैसे चलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो जरा, सबसे पहले हमारे पास कितने कैटायन है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में कितने कैटायन है, एक हमारे पास कैटायन है कौन, सोडियम आयन, एक मेरे दोस्त कैटायन कौन है, हाइड्रोजन आयन। दो ही तो कैटायन है, एक कैटायन है सोडियम आयन, एक कैटायन है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कहां से आया, एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का एच आयन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एनायन कितने हैं, एनायन मेरे दोस्त कितने हैं, तो यदि एनायन की बात की जाए तो एक Cl आयन है और एक OH आयन है। तो गौर समझिए, कैटायन का क्या होता है, कैटायन भाई प्लस है तो वो इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, तो कैटायन का हमें करना है रिडक्शन, कैटायन का मेरे दोस्त क्या करना है, रिडक्शन, और एनायन का मेरे दोस्त क्या करना है, ऑक्सीडेशन। एनायन का मेरे दोस्त करना है ऑक्सीडेशन, कैटायन का अपने को करना है रिडक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन करानी है, कैसे करानी है बताता हूं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे। जब आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्लेट को मिलेंगे, प्लेट को मिलेंगे तो प्लेट कैसी हो जाएगी, निगेटिव। अब लगातार जब प्लेट को इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे तो प्लेट होती जाएगी निगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो भी निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे, और एक दूसरे को रिपल करेंगे तो प्रोसेस बंद होने लगेगा।
ठीक है, तो क्या होता है, रॉड इलेक्ट्रॉन छोड़ती है किसमें, सॉल्यूशन में। ऐसे जब रॉड ने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में छोड़े तो उसको कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है, कैटायन। तो कैटायन का रिडक्शन हो जाता है कुछ इस तरह से, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे इस तरह से, और रिडक्शन हो रहा है तो इसका नाम क्या रख दोगे, कैथोड। ऐसे अब ये प्रोसेस हो गया, बात को समझिएगा। अब क्या हुआ, कहानी जरा समझो। कैटायन का हमारा रिडक्शन हो गया कुछ इस तरह से। अब आगे की कहानी बताता हूं कि वो कैसे काम करती है। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे तो यार यहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, वो कहां से निकल के आते हैं, फिर ये वाली रॉड इलेक्ट्रॉन देती है ऐसे। जब ये वाली रॉड इलेक्ट्रॉन देती है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, प्लस। अब लगातार प्लस आता रहेगा तो प्लस बहुत बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो भी प्रोसेस बंद हो जाएगा। तब क्या होता है, यहां पे जो एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है रॉड को, जैसे उसका प्लस चार्ज कम हो जाए। गौर समझिएगा क्या हुआ, पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन मिले, रॉड निगेटिव होती चली गई। जब रॉड निगेटिव होती चली गई तो बहुत ज्यादा माइनस चार्ज आ गया तो उसने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस है। उस समय क्या होता है, प्रोसेस ना रुक पाए क्योंकि ये सारे प्रोसेस, तो फिर क्या होता है, रॉड से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आते हैं। अब जब रॉड से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में आए तो सॉल्यूशन में आया तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कैटायन। तो कैटायन लेके इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कर देता है। कैटायन क्या लेके, देखो यहां लिख देता हूं, कैटायन लेके इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कर देता है। इस तरह से उसने क्या कर दिया है, रिडक्शन कर दिया है। यहां से हटा देता हूं ऐसे, और जहां पर रिडक्शन हो गया उसी का नाम क्या रख दिया जाता है, कैथोड। अब इसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझना। अब क्या हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे तो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां तक पहुंचते हैं, इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां तक पहुंचते हैं। जब इस रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस। कुछ देर बाद प्लस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा, प्रोसेस फिर रुकने लगेगा। तब क्या होता है, सॉल्यूशन का एनायन अपने इलेक्ट्रॉन रॉड को देता है, और सॉल्यूशन का एनायन अपने इलेक्ट्रॉन रॉड को दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का एनायन अपने इलेक्ट्रॉन, देखो ये रॉड को दिए उसने, सॉल्यूशन का एनायन अपने इलेक्ट्रॉन रॉड को किस मेथड से देता है, ऑक्सीडेशन करके, -1 से 0, ठीक है, ऑक्सीडेशन। सॉल्यूशन का एनायन अपने इलेक्ट्रॉन रॉड को देता है ऑक्सीडेशन करके, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड। अब जरा आप गौर समझिए, सर्किल पूरा हो गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और एनायन ऐसे आए, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, एनायन ऐसे आए, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, एनायन ऐसे आए। और जैसे ही सर्किट पूरा होगा, वोल्टेज हमारा क्या, वैसे ही वोल्टेज था क्योंकि बाहर से सप्लाई कर रहे थे, तो सर्किट पूरा हो जाएगा और सेल काम करने लगेगा। तो ये देखो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कुछ इस तरह से की जाती है। अब इसकी सेल रिएक्शन क्या बनेगी, दोनों को ऐड कर दो, कैथोड और एनोड को ऐड करने से हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आती है, सेल रिएक्शन। तो देखो हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होना चाहिए। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्शन बन के आई इस तरह से। ये देखो ये सेल रिएक्शन है। क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और Cl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इलेक्ट्रोलिसिस में सेल रिएक्शन क्या बन के आई, ये बन के आई। काम कैसे करता है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, बात समझ पाए कैसे काम करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताता हूं कि फोकस किन बातों पे रखना है, वर्किंग कैसे है इस पे फोकस नहीं रखना है। हमें फोकस ये रखना है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी। हमें इस बात पे फोकस रखना है कि यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि सेल रिएक्शन कैसे पता चले, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 कैटायन है और 2 कैटायन में से मैंने हाइड्रोजन का ही रिडक्शन क्यों किया, ये किसी ने बताया नहीं। सोडियम का क्यों नहीं किया है, तो हमें एक प्रॉब्लम रहेगी क्या, कि किसका रिडक्शन कराना है किसका ऑक्सीडेशन कराना है, ये कैसे पता चले। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जिससे सारे क्वेश्चन निकलेंगे वो एक ही बात होगी, सिर्फ क्या, सेल रिएक्शन आना, कि सेल रिएक्शन कैसे बनाई जाए। ये सब फर्जी काम है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन वो जो भी पूछेगा उसमें सेल रिएक्शन का इन्वॉल्वेशन होगा। यदि सेल रिएक्शन नहीं बनानी आती तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो गौर से सेल रिएक्शन के बारे में सोचो, कैसे करना है मैं अभी समझाता हूं। देखो यार, जितने कैटायन होंगे, कैटायन का रिडक्शन होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। पहला कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ये बैठा लो कि कैटायन का रिडक्शन होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त दिमाग में ये बैठा लो क्या, कि रिडक्शन करना किसका है, ऑक्सीडेशन करना किसका है।
पहला कैटायन का रिडक्शन होगा, एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। अब दूसरी बात आती है कि किसका ऑक्सीडेशन करें किसका रिडक्शन करें, ये कैसे पता लगेगा। तो चलो मेरे दोस्तों ये पता लगाने का काम करते हैं। आप लोगों ने स्कूलों में एक सीरीज पढ़ी होगी, उस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसी को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं ईसीएस सीरीज, ईसीएस सीरीज। अब ये जो ईसीएस सीरीज है इस पर हमें फोकस रखना है कि किस तरह से चीजें बनेंगी। तो गौर समझो, ये होती क्या है, ये अरेंजमेंट किसका है, ठीक है, ये है अरेंजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर with respect to हाइड्रोजन हाफ सेल। जरा देखो ये क्या बातें हैं, इन बातों को समझाता हूं, ठीक है। जरा देखो जो ईसीएस सीरीज है हमारी, वो जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कैसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, ठीक है। इस बात को जरा पहले समझो। एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है, मगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा सूट करती है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा गया है, मगर हम वो लिखते हैं जो हमें सूट करता है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ज्यादा सूट करता है, उससे क्वेश्चन हम लोग इजीली बना पाते हैं। तो जरा देखो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, पहला पॉइंट तो ये है। इसका मतलब डाउन द ग्रुप, मतलब अलोंग द सीरीज या डाउन द सीरीज हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा। और ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किया गया है वो हाइड्रोजन हाफ सेल को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के मेजर किया गया है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के मेजर किया गया है। ये बात क्या है, इस बात को समझाता हूं। देखो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि एब्सोल्यूट वोल्टेज कभी मेजर नहीं कर सकते हो, हमेशा हम डिफरेंस मेजर करते हैं। हमेशा आप क्या मेजर करते हो, डिफरेंस। एब्सोल्यूट वोल्टेज मेजर नहीं किया जा सकता, आप हमेशा डिफरेंस लिखते हो, वोल्टेज डिफरेंस। उसी तरह से केमिस्ट्री भी है। तो यार एब्सोल्यूट हाफ सेल का पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते हो। हम क्या करते हैं, किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये जो सीरीज बनाई गई है, इस सीरीज में एक सेल हमने फिक्स कर दिया, हाइड्रोजन सेल, और दूसरे कंपार्टमेंट का हाफ सेल चेंज करते रहे। एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स है और दूसरे का हम क्या करते रहे, चेंज करते रहे। कभी मैंने कॉपर लगाया, कभी सिल्वर लगाया, कभी निकल लगाया, कभी क्रोनियम लगाया, ऐसे करते गए। और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने 0 एज्यूम कर रखा है, ये मैंने पीछे पढ़ाया है। तो उससे क्या होता है, यदि आपने ई सेल निकाला, जरा गौर से मेरी बात समझिएगा, मैंने निकाला ई सेल इक्वल टू, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, है ना। ऐसा ही तो फार्मूला है। अब जरा बताओ, यदि इनमें से एक वैल्यू 0 हो तो जो ई सेल की वैल्यू होगी वही तो दूसरे की वैल्यू होगी। क्यों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल हमने क्या जूम कर रखा है, 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल हमने क्या जूम कर रखा है दोस्त, 0। तो यदि इनमें से एक वैल्यू 0 है, क्योंकि एक हाफ सेल कौन है, हाइड्रोजन, हम कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं, हम सेल कॉम्बिनेशन ये बना रहे हैं। एक हाफ सेल हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा हमारा वेरिएबल है, दूसरा हमारा क्या है, वेरिएबल है। कभी हम उस जगह पे जिंक का हाफ सेल लगाते हैं, कभी हम उस जगह पे एल्युमिनियम का हाफ सेल लगाते हैं, कभी हम उस जगह पे, ठीक है, कॉपर का हाफ सेल लगाते हैं। तो एक हाफ सेल वैल्यू कांस्टेंट है, और ये जो हाफ सेल कांस्टेंट है इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हम लोगों ने एज्यूम कर रखा है 0। ये देखो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये हमने एज्यूम कर रखा है। तो अब बताओ, जो सेल की वैल्यू आएगी वही तो इसकी वैल्यू आएगी,
क्योंकि ये तो जीरो ही है भाई, जो सेल की वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। इस तरह से हमने क्या किया, सभी हाफ सेल के पोटेंशियल निकाल लिए और उनकी एक सीरीज बना दी। उस सीरीज को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। बात समझ में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई गई? एक सेल मैंने बनाया, गैल्वेनिक सेल बनाया, उसमें एक कंपार्टमेंट फिक्स कर दिया हाइड्रोजन का, दूसरा कंपार्टमेंट हम चेंज करते चले गए, और जब भी ऐसा करते हैं तो हम सेल पोटेंशियल निकालते चले गए, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जब आप सेल पोटेंशियल निकालोगे तो एक तो हाइड्रोजन है दोनों में से, तो एक की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। तो इसका मतलब जो सेल पोटेंशियल आएगा वही दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल आएगा, और दूसरे हाफ सेल का पोटेंशियल हमें मिलता गया, कभी ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मिल जाए तो रिडक्शन अपने आप निकाल लोगे, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। तो फिर उस जो जितने सारे वोल्टेज आ गए उनकी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज बना दी, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके रिस्पेक्ट में है? उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? हाइड्रोजन। ये जितने भी पोटेंशियल आ रहे हैं ये सब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? अब बात है ये सीरीज काम क्या करती है और ये सीरीज होती क्या है। तो चलो दोस्तों आपको सीरीज पढ़ाते हैं कि ये सीरीज क्या होती है। जनरली हमें सीरीज का काम है, मगर कैसे कैसे सीरीज याद रखनी है ये बहुत टेंशन की बात है। तो जरा देखो, आपको सीरीज याद रखना सिखाता हूं, ठीक है? सीरीज याद रखना सिखाता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हमें याद होनी चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चों को सीरीज याद रखना सिखाता हूं। तो सीरीज याद रखने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या है जरा समझो। क्या था, तीन फ्रेंड थे। इस कहानी को सुनोगे अपने आप सीरीज याद हो जाएगी। कौन थे? तीन फ्रेंड थे। लोगों ने कहा कौन से तीन फ्रेंड थे? बाबा साइकिल। बाबा साइकिल को जानते होगे, यदि नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है? चंडीगढ़ और पटियाला में, चंडीगढ़ और पटियाला दोनों जगह पे रहते थे, बिल्कुल गंजे हैं वो, आप नेट पे सर्च मारोगे मिल जाएगा। बाबा साइकिल पॉप गाते थे, गाने गाते हैं ना, पॉप वाले, ठीक है ना? तो जरा देखो, बाबा साइकिल, कुमार सानू, कुमार सानू आप जानते हैं हमारे सिंगर हैं, और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली आप जानते हैं यूएस के बॉक्सर हैं, अब बेचारे नहीं रहे, ठीक है? बहुत वर्ल्ड फेमस बॉक्सर है। तो कुमार सानू, मोहम्मद अली और बाबा साइकिल, तीन फ्रेंड थे। कहानी क्या है? तीन फ्रेंड थे मेरे दोस्त। क्या? कौन कौन? तीन फ्रेंड थे। कौन कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। तीनों आराम से खूब खाते पीते थे। खाने से तो समझ में आता है, पीने से भी समझ ही गए होगे। तीनों क्या थे? तीनों फ्रेंड थे और तीनों खूब खाते पीते थे। अब जब खाएंगे भी पिएंगे भी तो पीने से आप डॉक्टर इंजीनियर हो तो सब जानते ही हो, आजकल तो सभी जानते हैं कि क्या होता है, किडनी और लीवर में इफेक्ट पड़ता है, और किडनी और लीवर में इफेक्ट पड़ता है तो किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं। वही हाल यार इन लोगों का भी हुआ। बात मानते ही नहीं थे मेरी, मैं समझाता तो था कि भैया खाना तो ठीक है, पीना गंदी बात है, मानते ही नहीं है। तो जरा देखो, तीन फ्रेंड थे। कौन कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, ठीक है? खाते पीते थे जिसकी वजह से उनकी किडनी और लीवर खराब हो गए। कहानी को समझिएगा। अब किडनी लीवर खराब हो गए तो बेचारे मुंबई गए। मुंबई जाकर उन्होंने अपनी किडनी और लीवर का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद आप सभी लोग जानते हैं जनरली सब लोग कमजोर हो जाते हैं, इतनी दवाइयां खाते हैं, इतना ब्लड निकलता है, तो वो भी कमजोर हो गए बेचारे। अब जब कमजोर हो गए तो बाबा साइकिल ने कहा चलो यार पंजाब चलो, मेरे घर चलो पटियाला, वहां पे हम आप लोगों को कुछ खातरदारी करेंगे तो आप लोग फिर से फिट हो जाओगे। तो जैसे सभी पिक्चरों की हैप्पी एंडिंग होती है वैसे इसकी भी हैप्पी एंडिंग हुई, और तीनों लोग पटियाला आए, अच्छे से दवाइयां खाई, खाना पीना खाया और फिर से स्वस्थ हो गए। अब इस कहानी को बस आप एक सीरियल फॉर्म में याद रखो। क्या? तीन फ्रेंड थे। कौन कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए? मुंबई गए। क्या किया? क्या किया? लीवर और किडनी का ऑपरेशन कराया। वापस कहां है? पटियाला है। बस इतनी बात याद रखनी है। क्या? तीन फ्रेंड कौन कौन से थे दोस्त? कुमार सानू, मोहम्मद अली और बाबा साइकिल। बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, तीन फ्रेंड थे। कहां गए? मुंबई गए। क्या किया? लीवर और किडनी के ऑपरेशन कराए। वापस कहां है? पटियाला आए और खाया पिया स्वस्थ हो गए। अब इस चीज को ध्यान रखना है, लीवर पेशेंट। अब कहानी को हम थोड़ा अपने केमिस्ट्री में इन्वॉल्व करा रहे हैं। कहानी क्या है ये समझ गए ना? हल्की सी बस कहानी याद रखनी है। क्या? अरे यार वही तीन फ्रेंड थे यार। कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए? अरे यार मुंबई गए थे। क्या किया? अरे यार किडनी और लीवर का ऑपरेशन कराया। वापस कहां है? पटियाला आए यार। पटियाला आके क्या हुआ? ठीक हो गए यार खाना पीना खा के। बस इस बात को हमें एक सीरियल में बोल देना है। कैसे सीरियल में बोलना है? लीवर पेशेंट। कैसे सीरियल में बोलना है जरा देखना। लीवर पेशेंट कौन कौन? बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। कहां गए? लीवर पेशेंट, बाबा साइकिल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, थोड़ा स्पेशल टाइप की किडनी है, टेंशन मत लेना। क्या? क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने वापस कहां आए थे? पटियाला। हमसे लेने पटियाला आए। ठीक है, कहानी समझ गए ना? क्या?
लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने पटियाला आए। इसको कैसे मैनेज करना है बताता हूं, जरा समझिए। ठीक है, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को, सीओ है ये, कोबाल्ट को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने, हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने, एक मिनट, हाई कैप्सूल सिल्वर का, आई थिंक हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। अब जरा देखो यार, ये सीरीज है, अब इसको थोड़ा सा रंग में कन्वर्ट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीन को रोक के या घर में अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर इतना थोड़ा टाइम कम है। देखो, लीवर मतलब एलाई है ना, लीवर। थोड़ा सा सेटिंग का ध्यान रखिएगा यार, केमिस्ट्री चल रही है ना, तो थोड़ा सेटिंग ध्यान रखिएगा। और वैसे भी सेटिंग करने में तो तुम लोग माहिर ही हो यार, है ना। करते ही क्या हो, सेटिंग ही तो करते हो। पढ़ाई में सेटिंग, स्कूल जाने में सेटिंग, बाकी चीजों में भी सेटिंग। तो जरा देखिए, सेटिंग कर लीजिएगा। तो देखो, लीवर पेशेंट मतलब पोटेशियम, लीवर पेशेंट बाबा बीए, सहगल एसआर। और ध्यान रखना भैया, सीरियल से ही नाम आने चाहिए, नाम ऊपर नीचे मत कर देना। बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली, यही सीरियल होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री चल रही है। और बेसिक क्या है, 3 फ्रेंड थे, बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। मुंबई गए, किडनी और लीवर का ऑपरेशन कराया, वापस चले आए पटियाला। बस इसी बात को बार बार हम लोगों को एक अच्छे से बस याद रखना है, सिंपल फॉर्म में। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, एक बार आराम आराम बोल दे रहा हूं जैसे आप लिख पाए घर में। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली कहां गए, मुंबई जाकर, जेडन है बेटा दोस्त, क्रोनियम नहीं है, जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, स्पेशल टाइप की किडनी है, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर। हिंदी में लिखिएगा, हिंदी में लिखोगे तो ज्यादा मैचिंग आएगी, ठीक है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखिएगा। मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर। तीनों का मतलब होता है तीनों, तीन का मतलब होता है एसएन, तीनों टिन का मतलब एसएन, लोग मतलब लेड। तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। तो अब जरा देखो, इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। हमारे साथ मिलके सभी लोग बच्चे बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे क्या, लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने पटियाला आए। इस बात को बस 1-2 बार रिवाइज कर लो तो आपके दिमाग में सेटिंग बैठ जाएगी।
कि कौन आगे है कौन पीछे। इस सीरीज का बहुत यूज है, मैं पी ब्लॉक में भी बहुत ज्यादा यूज करूंगा। पी ब्लॉक की जब रिएक्शन चलेंगी तो उनमें ये सीरीज बहुत लगेगी, डी ब्लॉक की रिएक्शन चलेंगी उनमें ये सीरीज बहुत लगेंगी। लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक की रिएक्शन याद रखनी पड़ती है। जिस दिन पढ़ाना शुरू करूंगा उस दिन कहोगे सर ये क्या चक्कर है, इनके भी कॉन्सेप्ट होते हैं क्या? सिर्फ कॉन्सेप्ट ही होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस सीरीज का वहां पर भी यूज करूंगा, इसलिए एक बार रिवीजन हल्की सी फॉर्मेट में जरूर याद रहे कौन ऊपर है कौन नीचे। बिल्कुल डिट्टो ना याद रहे, बस इतना याद रहे कौन एलिमेंट ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, ठीक है। सीरीज क्या है? लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, शानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर हाई कैप्सूल हमसे लेने पटियाला आए, ठीक है। याद रखोगे ना प्यारे बच्चों? मेरे साथ एक बार लास्ट बार रिवाइज करो, तेजी से रिवाइज करो मेरे साथ। क्या? लीबर, पेशेंट, बाबा, लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, शानू, मोहम्मद अली, मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर, ठीक है। ये बात कहीं बायो वाले सर को पता चल गई तो दौड़ा ही लेंगे कि सर ये इस तरह की कौन सी किडनी होती है, क्रोमोसोम आयरन की किडनी, मगर स्पेशल टाइप की किडनी है क्योंकि केमिस्ट्री चल रही है। केमिस्ट्री में तो जानते ही हो क्या होता है, केमिस्ट्री रस होता है ना, इसीलिए उसको हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो यही है, रस टपक रहा है। तो क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल, ठीक है, हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। अब थोड़ा कहानी को और चेंज करते हैं। देखो यार, हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोगों ने क्या सपोज किया है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो भी कौन से? रिडक्शन के। हाइड्रोजन को हम 0 करते हैं तो 0 के नीचे कैसा आएगा? पॉजिटिव वैल्यू। तो कॉपर से पॉजिटिव वैल्यू चालू हो जाती है, कॉपर की होती है 0.34। इसका मतलब जो पहले वैल्यू है वो निगेटिव वैल्यू है, यहां पर जो वैल्यू होती है वो प्यारे बच्चों निगेटिव है, ये होती है -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी बच्चे ने कहा क्या वैल्यू याद रखनी है? नहीं याद रखनी है, बस इतनी बात हम बताना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले निगेटिव होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हाइड्रोजन के नीचे वालों के रिडक्शन पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड होता है वो पॉजिटिव होता है। बस सॉरी, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूं, वैल्यू कोई याद नहीं रखनी है, इनके रूल याद रखने जो अभी मैं बताऊंगा। रूल क्या है? कॉन्सेप्ट। तो उन कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। पहली बात समझ गए क्या? हाइड्रोजन से नीचे वाले हमारे पॉजिटिव हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले हमारे कैसे हैं दोस्त? निगेटिव है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब जरा यार काम की बात सुनो, ये सारे के सारे देखो कटायन लिखे, मेटल लिखे हैं ना, तो जब दोस्त ये मेटल लिखे तो मेटल तो कटायन होता है। अब जब मेटल कटायन होता है तो मुझे ये क्या हेल्प करेगा? जरा गौर समझिए, मुझे ये क्या हेल्प करेगा? जरा गौर समझिए। मैंने अभी आपको बताया था, गौर देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि कटायन का रिडक्शन होगा, और कटायन हमेशा सॉल्यूशन में एक से ज्यादा ही होंगे, एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो जब कटायन हमेशा एक से ज्यादा होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन करना है? तो दोस्त हमें ऐसे पता चलेगा जो सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन होगा। तो नोट नंबर 1, ओ सॉरी क्वेश्चन आ गया, नोट नंबर 1, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। नोट नंबर 1, जो सीरीज में नीचे होगा उसका हमें क्या करना है दोस्त? रिडक्शन करना है। नीचे होगा उसका क्या करोगे? ऑलवेज रिडक्शन। जो सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन करना है। तो इनडायरेक्टली ये बात प्रूफ हो जाती है जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन करना है। इनडायरेक्टली क्या प्रूफ हो जाती है? जो सीरीज में ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन करना है। मगर आधा पार्ट याद रखो, जो सीरीज में ऊपर होगा उसका क्या, जो सीरीज में नीचे होगा उसका क्या करना है दोस्त? रिडक्शन करना है। जो सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन करना है। इससे क्या पता चलेगा? जरा देखो, किसी ने कहा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किसी ने कहा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? ये देखो, किसी ने मेरे से पूछा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? ऐसे। फिर किसी ने मेरे से पूछा क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? देखिए, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है मेरे दोस्त? मतलब क्या ये रिएक्शन होगी? अब यार कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये हमको कैसे पता चलेगा? रिएक्शन आके बताती थोड़ी है भाई मैं होना चाह रहा हूं, हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम कैसे पता लगाएंगे? जरा देखो, ये सारी रिएक्शन मेरे दोस्त रिडॉक्स रिएक्शन है, चेक करो। 0 + 2 + 2
0, 0 +1 +2 0। ये सभी की सभी रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं दोस्त? अब रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी हमारा कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब ई सेल कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तभी तो रिएक्शन होगी ना, स्पॉन्टेनियस होगी ना मेरे दोस्त। और जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तभी होगी, है कि नहीं? तो गौर समझिए, जो नीचे वाला होता है यदि उसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑलवेज सेल पॉजिटिव आता है और डेल्टा जी निगेटिव आता है। तो इसको हम लोगों ने एक समराइज कर दिया है, क्या? इस कॉन्सेप्ट से, जो नीचे है बस उसका रिडक्शन करो। चला चेक करना कौन नीचे है। कॉपर और Zn में कौन नीचे है? Zn का देखो रिडक्शन हो रहा है, सॉरी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। यदि कॉपर नीचे है तो फिर ये रिएक्शन फिजिबल है। और हमें कैसे पता चलेगा? हमें बस ऊपर नीचे याद रखना है। तो सीरीज यदि थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? चेक करो। लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, मोहम्मद अली, मुंबई, जाकर है, Zn आ गया, जाकर Zn यहां पे है, Zn पहले मिला। क्या? लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, मोहम्मद अली, मुंबई, जाकर, Zn मिल गया। इसका मतलब कॉपर नीचे होगा क्योंकि Zn पहले आया है कि नहीं? और कॉपर नीचे है, मुंबई, जाकर, क्रोमोसोम, आयरन की किडनी को निकलवाकर, ये देखो Zn यहां है, क्रोमोसोम, आयरन की किडनी को निकलवाकर, तीनों लोग हाई कैप्सूल, कॉपर यहां है। तो कॉपर क्या है? सीरीज में नीचे है ना, सीरीज ऐसे जा रही है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम पैरेलल में लिख रहे हैं। कोई बच्चा ऐसे ही मत लिखे, इसको चिपका के यहां उठा के यहां लगाओ, उसको वहां से उठाइए और सबसे नीचे जाके लगाइए, ठीक है? तो सबसे नीचे कौन है? कॉपर है। Zn और कॉपर में कौन नीचे है? कॉपर। और यदि मेरे दोस्त कॉपर नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है, मतलब ये रिएक्शन होगी, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये रिएक्शन होगी। क्यों होगी? क्योंकि रूल के हिसाब से नीचे वाले का क्या होना चाहिए? रिडक्शन, और वो हो रहा है। अब इसमें आ जाओ, सिल्वर है, कॉपर है। अब मेरे दोस्त बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो कॉपर नीचे है या सिल्वर? हाई कैप्सूल कॉपर आ गया, कैप्सूल कॉपर है, सिल्वर हाई कैप्सूल, हमसे लेने सिल्वर का, सिल्वर नीचे है। तो यदि सिल्वर नीचे है तो रूल के हिसाब से सिल्वर का रिडक्शन होना चाहिए। क्या मेरे दोस्त सिल्वर का रिडक्शन है? नहीं, सिल्वर का तो ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना? ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसकी अपोजिट रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि अपोजिट रिएक्शन में सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। नीचे वाले का रिडक्शन होगा, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। ये बात कंफर्म हो जाती है। तो मैंने बस एक आधा पॉइंट लिखा कि नीचे वाले का रिडक्शन होगा, तो इनडायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है तो नीचे वाले का रिडक्शन होगा तो ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा। ये तो हमें कॉमन सेंस से पता कर लेना है। और इसमें तो तुम बहुत माहिर हो, इशारा करो नहीं कि समझ लेते हो तुम लोग, है कि नहीं? तो जब इशारे में इतनी बातें समझ लेते हो तो इशारे में ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेना कि नीचे वाले क्या है दोस्त? रिडक्शन, ऊपर वाले क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जरा देखो, किसी ने मेरे से पूछा इनमें से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो हम इस सीरीज से सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ गए? नीचे वाले का रिडक्शन होना है और ये हमें दो जगह हेल्प करेगा, इस जगह भी हेल्प करेगा। जरा देखिए, अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिटेल देते हैं। सोडियम और एच में से किसका रिडक्शन करना चाहिए? अब तुम पकड़ लोगे। जरा बताओ, सोडियम और एच दोनों मेटल है, दोनों कैटायन है, सॉरी दोनों कैटायन है। अब कैटायन में किसका रिडक्शन करना है? जो नीचे हो। जरा बताना, सोडियम नीचे होता है कि एचायन? तो तुम पकड़ लोगे क्या? लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, सानू मतलब सोडियम, सोडियम ऊपर है, तो बस सोडियम का रिडक्शन नहीं हो सकता, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दो। इसी वजह से मैंने उठा के हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दिया था, इसी वजह से इस जगह पे उठा के मैंने क्या किया दोस्त? हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दिया। तो नीचे वाले का क्या होगा? रिडक्शन। अपने आप समझ जाना, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होगा यदि दोनों कैटायन है सेल रिएक्शन में थे। और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस में सिंपल सी बात है, दो कैटायन होंगे, उसमें से किसका रिडक्शन करना है? तो जो नीचे होगा उसका रिडक्शन करना है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है? दो कैटायन होंगे, चार कैटायन होंगे, छह कैटायन होंगे, तो सबसे पहले हम रिडक्शन किसका करेंगे? जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे कौन है? एचायन, तो बस एचायन का रिडक्शन कर दिया, ठीक है? अब जरा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, जैसा बच्चों ने कहा। अब जरा देखो, एक और नोट चिपकाते हैं। नोट क्या, क्वेश्चन चिपकाते हैं, इसी से रिलेटेड है, जैसे आप अच्छे समझ पाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको करने से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे ये देखो
क्या किया उन्होंने, एक क्वेश्चन बना दिया। उनका कहना है कि यार हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ऐसे, ये एक उनका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस तरह से, इस तरह से ये, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पड़ा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर पड़ा है। किसका मिक्सचर पड़ा है, इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर पड़ा है। वो इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर किस चीज का है, जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा यार इसमें इतने सारे कंपाउंड है, कौन कौन है, उन्होंने बताया जिंक सल्फेट है। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। कॉपर सल्फेट है, मैंने कहा ठीक है यार, अच्छी बात है। निकल सल्फेट है, मैंने कहा वेरी गुड। फिर कहते हैं बेरियम सल्फेट भी है, इतने सारे हैं। अब वो पूछ रहे हैं बताओ सबसे पहले डिपॉजिट कौन होगा। ये मैंने अभी डिपॉजिट टर्म यूज किया है जो अभी बताया नहीं, डिपॉजिट का मतलब रिडक्शन। तो उन्होंने पूछा कि सबसे पहले रिडक्शन कौन होगा, या रिडक्शन का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगाइए, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, किसका रिडक्शन पहले होगा, या ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन लगाइए, ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन। दोनों बात एक ही है, सबसे पहले रिडक्शन किसका होगा। इतने सारे मेटल पड़े हैं, तो इस क्वेश्चन में कौन कौन मेटल पड़ा है मेरे दोस्त। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो आपने कहा सर यार इसमें तो बहुत सारे मेटल आयन है। कौन है, Zn है, और कौन है, कॉपर है, और कौन है, निकल है, और कौन है, बेरियम है। मगर इस जोश में तुम एक बात भूल गए होगे कि HN भी तो है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो अब बताओ किसका रिडक्शन पहले होगा। तो भैया जो सबसे नीचे है उसका सबसे पहले होगा, इसमें टेंशन कहां लेनी है। अब इन सब में सबसे नीचे कौन है, तो यार सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन है, हाई कैप्सूल, हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आय, ये सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगते हैं, ये नीचे है। तो सबसे नीचे कौन है, बस सीरीज याद करते जाओ। सीरीज कैसे, लीबर, पेशेंट, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, सोडियम है क्या, नहीं है, मोहम्मद, अली, बाबा, अच्छा मिल गया, लीबर, पेशेंट, बाबा, बाबा मिल गया, ये सबसे ऊपर है। इसका मतलब इसका रिडक्शन तो सबसे लास्ट में होना है। आंसर यहां लिख देता हूं, इसका रिडक्शन तो सबसे लास्ट में होना है। लीबर, पेशेंट, बाबा, बाबा आ गया, ठीक है, बाबा, सहगल, कुमार, सानू, ठीक है, कुमार, सानू, मोहम्मद, अली, ठीक है, मुंबई जाकर Zn आ गया। इसके बाद Zn का रिडक्शन होगा, मुंबई जाकर Zn आ गया, क्रोमोसोम, आयरन की किडनी को निकलवाकर निकल आ गया, निकलवाकर हाई कैप्सूल, सॉरी निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल, कैप्सूल कॉपर आ गया, कैप्सूल कॉपर आ गया। हमसे देखो एक गड़बड़ हो गई, आप लोगों ने शायद पकड़ा नहीं मेरे को, ठीक है। ऑर्डर में क्या है, देखिए ऑर्डर में आया सबसे पहले कौन, ये, इससे ज्यादा जल्दी रिडक्शन कौन करेगा, Zn से भी पहले कौन रिडक्शन करेगा, निकल से भी पहले कौन करेगा, हाइड्रोजन, और कॉपर। क्यों, हाई हाइड्रोजन आ गया, फिर कॉपर। इसका मतलब सबसे पहले रिडक्शन कौन करेगा, सबसे फर्स्ट रिडक्शन जो होगा मेरे दोस्त, वो सबसे पहले रिडक्शन ये करेगा, कॉपर। सेकंड नंबर में रिडक्शन इसका होगा जब सारा कॉपर खत्म हो जाएगा, और फिर भी तुम करंट दे रहे हो तो कोई ना कोई तो रिड्यूस होगा ही। तो जब सारा कॉपर खत्म हो गया और फिर भी करंट दोगे तो हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन गैस में। और जब सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा फिर भी तुम करंट देते जा रहे हो तो फिर निकल रिड्यूस होगा। और सारा निकल खत्म हो जाएगा फिर भी तुम देते जा रहे हो तो कौन रिड्यूस होगा, Zn रिड्यूस होगा। और फिर भी यदि तुम देते जा रहे हो तो बेरियम, नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि बेरियम लास्ट है। ये देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रिडक्शन का ऑर्डर बताओ, वो भी इसी रूल से निकलेंगे, वो भी मेरे दोस्त इसी रूल से निकलेंगे। समझ पाए कि रिडक्शन सबसे फर्स्ट किसका होगा, सबसे पहले किसका होगा, Zn कॉपर का। और किसी ने कहा सर कैसे, तो नीचे वाले का सबसे पहले रिडक्शन होता है, जो सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन पहले होगा, ठीक है। जो सीरीज में नीचे होगा उसका रिडक्शन मेरे दोस्त पहले होगा, ठीक। तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिएक्शन लिखने में, इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन लिखने में हेल्प करेगा। ये जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें भी हेल्प करेगा, बहुत मस्त हेल्प करेगा, आप आसानी से क्वेश्चन निकाल पाओगे। और क्या आता है, और इस सीरीज के बताते हैं कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट, इसको समझो जरा, नोट नंबर 2,
नोट नंबर 2 क्या है जरा देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर। या फिर कोई हमसे यह पूछना चाहता है कि रिड्यूसिंग पावर। देखो इनमें से किसी की भी बात की जाए कि यार रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो बस आप इतनी बात याद रखिएगा, 1 अपॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका दोस्त स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका दोस्त स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या फिर इसी बात को लिख सकते हो ऐसे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए देते ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और पूछते रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर है, तो बच्चा बेचारा जल्दी जल्दी में जोश जोश में गलत कर देता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे करना है। तो जरा देखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 या नोट नंबर 2, यदि कहीं आपसे पूछते हैं कि यार ये 4 एलिमेंट है, इनके हाफ सेल पोटेंशियल दिए हुए हैं, अब बताओ इसमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो तुम कैसे पहचानोगे, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो किसी बच्चे ने कहा सर कैसे, तो मैंने कहा देखो यार जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन उन्होंने दिया, ठीक है, एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, एक सी एलिमेंट है, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का और ये प्लस का है। अब ये कह रहे हैं अरेंज करो रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर, अरेंज रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर। ये देखो, तो अब बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो सबसे कम मेरे दोस्त किसका है, सी का, सी का सबसे कम है, देखो माइनस में लिखा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर कौन है, सी, फिर कौन है, ए, और सबसे लास्ट में कौन रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर होगा, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बी, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में हमें मिलेंगे। किसी ने कहा सर रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर निकालने की जगह उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्टर पूछ लिया, तो यार दोस्त घबराओ नहीं यार। क्यों नहीं घबराओ, क्योंकि आप टैलेंट से भरे हुए हो। जरा देखना, एक बात हमेशा ध्यान रखो कि रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर आपने यदि निकाल लिया है तो दूसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्टर का सम 100 होता है, मतलब एक लॉजिक है ये, ठीक है। इसको बिल्कुल मैथ्स में ना घुसेड़ दीजिएगा कि इसमें पूरी मैथ्स लगा दोगे, इसका मतलब इसका और इसका सम 100 होगा, नहीं, एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। या फिर इसको इस तरह से लिख लो, रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये देखो ऐसे। तो यदि मेरे को इसी क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ देता कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो मेरे दोस्त हम कैसे बताते हैं, तो भी हम बता देते। कैसे बताते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट अपोजिट कर दो रिड्यूसिंग एजेंट का। सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, सी, बी, ऐसे। अब आंसर, अच्छा ये तो वही लिख दिया यार जो पहले लिखा था। बच्चे कहेंगे यार ये देखो ऐसे मेरे दोस्त, ठीक है कि नहीं, तो जस्ट अपोजिट होगा। तो हम सिर्फ एक को तैयार करेंगे, दोनों को नहीं तैयार करेंगे यार दोस्त, सॉरी बच्चों। हम किसको तैयार करेंगे, सिर्फ एक को तैयार करेंगे। क्यों, दूसरा उसका रेसिप्रोकल चिपकाएंगे ना। तो रूल नंबर 2, यदि वो पूछता है यार इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब तुम ये बात समझ गए कि ये जो सीरीज है ये रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा निगेटिव इसका है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसका आएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट के करेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, मगर एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर की डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। क्यों, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो हमने अरेंज की है ये सीरीज आप अपोजिट भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी में इसकी अपोजिट लिखी है।
हमने जो अरेंज की वो ये है, और हम अपनी सीरीज के हिसाब से रूल लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने जो सीरीज अरेंज की है वो ये है, और हम अपनी सीरीज के हिसाब से रूल लिख रहे हैं, तो ध्यान रखें। अब कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। देखो ये बात भी आपको समझ में आई, कौन कैसे रिड्यूस होगा, कौन कैसे ऑक्सीडाइज होगा, है इतनी बात भी आपने कर ली। अब और बातें कर लेते हैं यार, यदि आप चाहते हो तो इतनी बातें आपको याद रहेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अब हम लोग बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अब हमें यह पता चल गया कि यार ऑक्सीडेशन किसका करना है, रिडक्शन किसका करना है। अब हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और समझाते हैं, जैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखना सीखे इलेक्ट्रोलिसिस में। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस में वापस आते हैं और एक हेडिंग डालते हैं जिससे आपको ये आइडिया हो जाए। क्या, देखिए सेल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यदि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसकी सेल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, उसको अब हम रिप्रेजेंट करना और सिखाते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा बच्चों, हम ये काम करते कैसे हैं। ठीक है, पहला रूल तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैटायन का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, और कैटायन का रिडक्शन किस रूल से करेंगे भाई, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे ईसीएस सीरीज का, ईसीएस सीरीज। ईसीएस सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है, जो नीचे है उसका रिडक्शन करना है। अब एनायन का क्या करोगे, आप लोगों ने कहा कि सर एनायन का हम लोगों को करना है ऑक्सीडेशन। एनायन का दोस्त क्या करना है, ऑक्सीडेशन। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। मगर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, किस कॉन्सेप्ट से पहचानेंगे, क्यों, क्योंकि यदि कैटायन एक से ज्यादा है तो एनायन भी तो एक से ज्यादा होंगे यार प्यारे बच्चों, तो किसका ऑक्सीडेशन कर दे। तो गौर सुनिएगा किसका करना है। यदि हाइड्रोजन है, एक्स निगेटिव है, तो एक्स निगेटिव का, नहीं तो किसका, OH आयन का। कॉन्सेप्ट समझो, यदि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन पड़ा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, नहीं तो हमेशा OH निगेटिव का करोगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्या होता है वो तो आप जानते ही हो, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, X2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। और यदि OH आयन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन बता देता हूं, ऑक्सीजन गैस प्लस 2H2O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो मोस्ट ऑफ केसों में 99% केसों में बस यही हो रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा होगा। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। जब भी कहीं सेल रिएक्शन आए तो मेरे दोस्त क्या करोगे, कैटायन का रिडक्शन कैसे चेक करोगे, क्योंकि कैटायन का रिडक्शन करना है। तो कैटायन के रिडक्शन को लोग कैसे चेक करोगे, ईसीएस सीरीज चिपका दोगे, जो नीचे होगा उसका रिडक्शन कर देंगे। एनायन का ऑक्सीडेशन करना है तो एनायन में ऑक्सीडेशन किसका करोगे, बस ये चेक करोगे कि हाइड्रोजन है या नहीं, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का, नहीं तो हमेशा OH आयन का। बाकी कौन पड़ा उससे देखो ही नहीं, सल्फेट, नाइट्रेट, फास्फेट, इन सबको हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, क्या, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का, नहीं तो OH आयन का ऑक्सीडेशन करेंगे, बस इतनी सी बात है। कैसे चिपकेगा अभी एग्जांपल करके दिखाता हूं, क्योंकि उस पर क्वेश्चन खूब आते हैं। देखो यार मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, क्या, कैटायन का रिडक्शन करोगे, किसका कैटायन में, कैसे चेक करोगे, जो ईसीएस सीरीज में नीचे है उसका रिडक्शन करना है। एनायन का ऑक्सीडेशन करोगे, कैसे चेक करोगे, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का, नहीं तो OH आयन का, यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का, नहीं तो OH आयन का। ठीक है, अब चिपकाते हैं। चलो यार बच्चों ने कहा सर जरा बताना, इक्वस इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। मैंने कहा कर देंगे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, आप बताओ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की। यदि इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी। मैंने आपको कहा था इसकी सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि सेल रिएक्शन कर लोगे तो सब कुछ कर लोगे। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस। अब बताओ इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर सेल रिएक्शन क्या बनेगी। तो प्यारे बच्चों ने कहा सर इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा सर आपने यदि पढ़ा दिया है तो हम लोग तुरंत क्वेश्चन को
सॉल्व भी कर देंगे। मैंने कहा वेरी गुड। बच्चों ने कहा सर देखो कैटायन कौन कौन है हमारे पास। मैंने कहा बेटा कौन है, तो बच्चों ने कहा देखो सोडियम आयन है सर और एच आयन है। मैंने कहा यार एच आयन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चों ने कहा सर आप समझते नहीं हो, इक्वस लिखा है ना, तो इक्वस लिखा है तो वाटर होगा, वाटर में एच आयन कैटायन हो रहा। मैंने कहा वाह यार सही बताया आपने। फिर मैं गया एनायन के पास। मैंने कहा यार बच्चों मुझे एनायन जो दिख रहा है वो Cl आयन है। बच्चों ने कहा फिर धोखा खा गए आप, OH आयन भी तो होगा। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा इक्वस लिखा है। तो देखो कैटायन सेलेक्ट हो गए और एनायन सेलेक्ट हो गए। अब उठा के क्या कर दो, कैटायन का रिडक्शन कर दो, एनायन का ऑक्सीडेशन कर दो। कैटायन का रिडक्शन कैसे करेंगे बताइए, तो किसका रिडक्शन करोगे, जो नीचे हो, लीबर, पैसेंट, बाबा, सैगल, कुमार, सानू। सानू मतलब सोडियम, सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन अभी तक आया नहीं तो हाइड्रोजन नीचे है। उठा के हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दिया। ये देखो यार, और ये गैस आ गई। अब रिडक्शन किया है तो कहां किया होगा, कैथोड में किया होगा। तो ये हमारा कैथोड हो गया, क्योंकि रिडक्शन जहां होता है उसी का नाम कैथोड रखा जाता है। अब यार इस पर आ गए हम। मैंने कहा चलो इनको भी चेक कर लेते हैं। अब मेरे दोस्त हमारे पास दो आयन है। रूल क्या है, रूल क्या है, यदि X निगेटिव है तो X निगेटिव का, नहीं तो OH आयन का क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना है। तो यार क्या हैलोजन है हमारे पास, यस, तो बस उसी का ऑक्सीडेशन करना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं है। और उसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शन फिक्स है, वो हैलोजन Cl2 बनाता है, ठीक है, ऐसे गैस, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहां हो रहा होगा बेटा, एनोड, क्योंकि जहां ऑक्सीडेशन होता है उसी को एनोड कहते हैं। किसी ने कहा सेल रिएक्शन लिख के दिखाओ, तो यार हम लोगों ने सेल रिएक्शन लिख दी। सेल रिएक्शन कैसे लिख दी, उठा के जोड़ दिया। और जब ऐड करते हो तो इस बात को प्यारे बच्चों जरूर याद रखिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का दोस्त रिडक्शन होता है। तो वो दोनों कटने चाहिए, बचने नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो ऐड कर दो। तो जैसे ही मैंने इस बात को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 2H आयन 2Cl आयन निगेटिव इक्वल टू हाइड्रोजन गैस और Cl गैस। ये देखो बच्चों, ये आ गई सेल रिएक्शन। इस तरह से सेल रिएक्शन लिखी जाएगी, किसकी, किसी की भी। इलेक्ट्रोलिसिस ये है, इलेक्ट्रोलिसिस में सारा खेल सेल रिएक्शन लिखने का है। और मेरे प्यारे बच्चे इस काम को बाखूबी निभाएंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कैटायन का रिडक्शन मारना है, उसको पकड़ना कैसे है, इसी सीरीज में जो नीचे है। एनायन का ऑक्सीडेशन मारना है, उसको कैसे पकड़ना है, उसको बस इतना पकड़ना है, हैलोजन है तो हैलोजन का, नहीं तो हमेशा OH आयन का। चलिए बच्चों ने डिमांड की, सर ऐसे नहीं चलेगा, एक क्वेश्चन और चिपका दो आप। तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे यार, प्यारे बच्चे जो कहेंगे उनके लिए तो हम लोग सब कुछ करते हैं। ये देखो, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों यार इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करना है। अब कैसे किया जाए, वैसे ही करेंगे। अपने को तो बस एक ही रूल आता है, वो चिपका देते हैं। सबसे पहले क्या उठाया जाए, कैटायन। तो मेरे दोस्त कैटायन कौन कौन है, सोडियम आयन है, इक्वस लिखा है इसलिए कौन होगा, H आयन भी होगा। एनायन कौन कौन है, एनायन की बात आई तो मेरे दोस्त एनायन कौन कौन है अपने पास, सल्फेट आयन है, और इक्वस लिखा है तो कौन होगा, OH आयन होगा। मैंने कहा वेरी गुड। कैटायन का क्या करना है अपने को, रिडक्शन। एनायन का क्या करना है अपने को, ऑक्सीडेशन। जब कैटायन का रिडक्शन करना है तो किसका किया जाए, एक सोडियम है एक H आयन है, बार बार सोडियम और H आयन ही आ रहा है ना, वो एग्जांपल ही ऐसे सेट हो गए, कोई और भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब तो ये बात कंफर्म है कि यार हाइड्रोजन का ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है और जहां रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोलते क्या है, कैथोड। अब जरा देखो यार, यहां पर चेक करते हैं। अब इन दोनों में ऑक्सीडेशन किसका कराएं, मैंने क्या पढ़ाया, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का, नहीं तो हमेशा OH आयन का। क्या हैलोजन है, नहीं तो बस OH आयन का करा दो। और OH आयन का कैसे लिखा जाता है, 4 OH आयन मिलके ऑक्सीजन प्लस H2O2 रिलीज करते हैं, ध्यान रखिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये है। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहां होगा, एनोड में। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड। जैसे ही ऐड किया तो रिएक्शन क्या आई, 2। अब जरा देखो यहां पे हम लोगों ने धोखा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन है, 4 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन है, ऐसे कैसे चलेगा। तो ऊपर क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई। ऊपर क्या करोगे मेरे दोस्त, 2 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। तो ऊपर हम 2 का मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ये देखिए
ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या आ गई, ये हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये देखो प्यारे बच्चों सेल रिएक्शन बनी है। अब यार इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सेल रिएक्शन पर, उसकी बात करते हैं। अभी तक मैंने क्वेश्चन की बात नहीं की, तो इसी जगह पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। जरा देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन, सबसे पहले बताओ भाई एनोड में कौन सी गैस रिलीज हुई है, एनोड में कौन सी गैस रिलीज हुई है, पहला क्वेश्चन तो ये है, ये बताइए। कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, दूसरा क्वेश्चन तो ये बताइए कि एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड में कौन सी गैस रिलीज होगी। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये देखियो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ये देखो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो चलो इनमें से कुछ चिपका लेते हैं क्वेश्चन। हमने किसमें पूछा है, ये सारी बातें हमने किसमें पूछी हैं, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट में पूछी है। जब सारी बातें इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट में मेरे दोस्तों पूछी है, तो जरा सोडियम सल्फेट की सेल रिएक्शन देखो। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या मारा है, पहला क्वेश्चन मारा है कि एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी। चेक कर लेते हैं एनोड रिएक्शन कहां है, एनोड रिएक्शन हमारी ये है। जरा देखो एनोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, एनोड में रिलीज हो रही है ऑक्सीजन गैस। कैथोड में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। तो ये देखो मैंने आंसर लिख दिया, एनोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। कैथोड में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, इसको भी चेक कर लेते हैं। भाई पीएच ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यदि हमारे पास एचआयन बढ़ रहे होंगे तो पीएच कम हो रहा होगा, और यदि एचआयन कम हो रहे होंगे तो पीएच बढ़ रहा होगा। तो जरा चेक करो इलेक्ट्रोलिसिस में हुआ क्या है, एचआयन कंज्यूम हो रहे हैं तो एचआयन कम हो रहा है, मगर उसी के साथ OH भी कम हो रहा है और सेम रेशियो में कम हो रहा है। देखो सेम रेशियो में कम हो रहा है, इसका मतलब जितने एचआयन कम हो रहे हैं उतने OH कम हो रहा है। तो मेरे दोस्तों जरा बताना क्या पीएच चेंज होगा, नहीं होगा, जो न्यूट्रल का पीएच था वही रहेगा 7। और ये सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, तो वैसे ही पीएच कैसा था 7। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद भी 7 रहेगा, क्योंकि जितने एचआयन कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही OH कंज्यूम हो रहा है। यही क्वेश्चन यदि पीछे वाले में होता इसमें कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताओ आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसमें देखो एचआयन कंज्यूम हो रहा है मगर OH कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसका मतलब एचआयन कम हो रहे हैं, और एचआयन कम होंगे तो पीएच बढ़ जाएगा, क्योंकि अपोजिट होता है ना, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एचआयन होता है ना। तो देखो एचआयन खत्म होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बनती जा रही है, तो इसका मतलब एचआयन कम हो रहा है, एचआयन कम होंगे तो पीएच बढ़ेगा। तो यदि यही क्वेश्चन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में पूछता कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, तो हम बोलते पीएच इंक्रीज होगा, ठीक है। मगर यही क्वेश्चन सोडियम सल्फेट में पूछा है तो हम क्या कहेंगे, रिमेन कांस्टेंट, है ना, या रिमेन सेम रहेगा। और कितना रहेगा, पीएच इक्वल टू 7। क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रल था, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगा। अब वो पूछ रहा है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम सल्फेट का कंसंट्रेशन बताओ। जरा देखना पूरी सेल रिएक्शन में सोडियम कंसंट्रेशन आया है कहीं, ये तो सेल रिएक्शन लिखी है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम सल्फेट की हुई नहीं है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। देखो जरा एचआयन किसका, वाटर का, OH किसका, वाटर का, तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है मेरे दोस्त, इसमें वाटर खत्म हुआ है, और वाटर इतना लार्ज स्केल में होता है कि उसका अमाउंट लगभग हम कांस्टेंट मान के चल रहे होते हैं। तो देखो यार सोडियम सल्फेट की तो इलेक्ट्रोलिसिस हुई नहीं है, तो सोडियम सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। किसी बच्चे ने कहा सर वाटर खत्म हो रहा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, मगर वाटर इतना ज्यादा होता है कि हम उसको लगभग सेम मान के चलते हैं। तो यार जरा बताना सोडियम सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जितना पहले था उतना अब रहेगा। क्यों, क्योंकि यार कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही कहां कर रहा है। मगर यही क्वेश्चन हम पीछे पूछ देते
कि जरा बताना कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि सोडियम आयन कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मगर कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन क्या होगा, तो मेरे दोस्तों Cl आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि Cl आयन Cl2 गैस बनके उड़ जाएगा, तो Cl आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो यदि यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन रिमेन कांस्टेंट, और वही बात इसमें पूछी गई है, तो इसमें सोडियम सल्फेट कहीं पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में से कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके यदि ये पूछ दिया तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज एट एसटीपी, अब कैसे करोगे, अमाउंट की बात कर दी उसने, तो बात फंसने लगेगी। अभी हमने अमाउंट निकालना नहीं सिखाया आपको, अब हम लोग याद करेंगे किसको, फैराडेज लॉ को। फैराडेज लॉ फर्स्ट और सेकंड, वो क्या बताते हैं, वो इलेक्ट्रोलिसिस में अमाउंट निकालना सिखाते हैं। जैसे ये देखो, यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज एट एसटीपी इन इलेक्ट्रोलिसिस, तो कैसे करेंगे। तो जब अमाउंट की बात आ जाती है मेरे दोस्तों, तब हम लोगों को याद आते हैं कौन, फैराडे भाई साहब, फैराडेज लॉ। वो हमें सिखाते हैं कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है। अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर फोकस किया था और साथ में आपको यह सिखाया कि इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन लिखी कैसे जाती है। अब आपका मन कर रहा होगा कि नहीं सर, लिखना लिखना सब सीख गए, अब हम लोग निकालना चाहते हैं क्या, अमाउंट। तो दोस्तों अमाउंट भी निकाल लेते हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं कहां तक पहुंचे हम लोग। अच्छा, तो चलिए अमाउंट निकालने की बात अब चालू करते हैं। तो जरा देखो यार बच्चों, जब अमाउंट निकालने की बात आई तो हमें याद आए फैराडेज लॉ। ये देखो इन्होंने क्या बात बताई है, बताता हूं। तो सबसे पहले इनके दो लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो देखो फर्स्ट और सेकंड सब एक साथ मिला के मैं बता दूंगा, 2 सेकंड में डिस्कस हो जाएगा। तुम इतने टैलेंटेड हो कि मेरी बात को बस पकड़ना। पहले मैं लॉ बता देता हूं, ठीक है, और फिर सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे क्वेश्चन निकलेगा। आप बस कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा, लॉस तो आप पढ़ भी सकते हो, मगर फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है। इस जगह को थोड़ा पीछे ले चलता हूं, जैसे आप समझ पाओ कि इन्होंने बताया क्या है, कहां मैंने इलेक्ट्रोलिसिस समझाई है। अरे भाई किधर है, कितना पढ़ा डाला। ये देखो दोस्त, यहां पे वापस आते हैं। अब जरा देखो यार मेरे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे इस बात पर जरा फोकस करें, बातों को समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यार प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और यहां पर क्लोरीन गैस रिलीज हुई। मगर ऐसा भी तो हो सकता था कि यदि मान लो सपोज करो सोडियम का, यदि सोडियम का रिडक्शन होता, सपोज करो कि ये इक्वस ना लिखा होके सिर्फ मोल्टेन NaCl लिखा होगा, तो पानी तो होगा नहीं, मोल्टेन होगा। फ्यूज्ड NaCl लिखा हो, तो यदि फ्यूज्ड NaCl लिखा होगा तो क्या उसमें वाटर होगा, नहीं, तो अकेला सोडियम आयन होगा। तो सोडियम आयन का ही रिडक्शन करना पड़ेगा ना, जब एक ही आयन होगा तो यदि सोडियम आयन का रिडक्शन करेंगे तो क्या गैस बनेगी, नहीं, वो तो सॉलिड बनेगा। और सॉलिड बनेगा तो कहां रुकेगा, या तो वो यहां पर डिपोजिट होगा ऐसे, या फिर ये क्या करता है, इन पर लेयरिंग कर लेता है ऐसे, इस तरह से, ऐसे। डिपोजिट होने के 2 रास्ते हैं, या तो वो मेटल के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा लेयर के फॉर्म में इस तरह से मेरे दोस्त, या फिर वो इस पे हो जाएगा। तो यदि किसी ने पूछा कितना मास डिपोजिट होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो फैराडे भाई साहब ने यही बात बताई कि जितना मास डिपॉजिट होता है वो करस्पॉन्डिंग चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप करंट पास कराओगे, दोगे बाहर से, जितना ज्यादा करंट दोगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम दोगे बाहर से, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। Q प्रोपोर्शनल M, मतलब डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड चार्ज। डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट, कितना मास डिपॉजिट होगा या कितनी गैस रिलीज होगी, जितना चार्ज सप्लाई करोगे, इसी को कहा जाता है क्या, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ में यह बताया गया है कि जितना ज्यादा मास डिपॉजिट कराना है उतना ज्यादा चार्ज सप्लाई कर दो, मतलब उतनी ज्यादा करंट सप्लाई कर दो। डिपॉजिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई चार्ज।
या सप्लाई करंट। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। अब सेकंड लॉ समझो, यदि नंबर ऑफ हाफ सेल सीरीज में लगा दिए जाए तो यार नंबर ऑफ हाफ सेल सीरीज में लगा दोगे तो फिजिक्स वाले भैया आ जाएंगे, वो कहेंगे सीरीज में है तो 4 सेम होगा, और 4 सेम होगा तो सबके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब इस बात को मैं अभी थोड़ा सा और अच्छे समझाता हूं सेकंड में। तो फर्स्ट लॉ आप समझ पाए कि फर्स्ट लॉ की यदि बात कहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये आ गया। देखो, तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बताया कि जो भी मास डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट या फिर रिलीज वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड चार्ज। कितना चार्ज आप अप्लाई कर रहे हो, ये फर्स्ट लॉ है कि जितना मास आप डिपॉजिट करा रहे हो, डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट या रिलीज वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड चार्ज। इसी को बच्चों जब आगे फर्दर सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, डिपॉजिट मास W इक्वल टू ZI इंटू टी। फिजिक्स में पढ़ा है Q इक्वल टू IT, वही पुट कर दिया है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। देखो ये फार्मूला आ जाता है, आपने बुकों में ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन क्या क्या है मैं लिख देता हूं। W क्या है, डिपॉजिट मास ऑफ एलिमेंट, कि कितना मास वहां डिपॉजिट होगा, ठीक है। Z क्या है, ये है बच्चों फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों होती है 1 फैराडे। 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलाम चार्ज, या आप कहें चार्ज ऑफ 1 मोल। 1 मोल का चार्ज भी इतना ही होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही होता है। तो इनमें से कोई भी बात बोलो सब सेम है। I करंट होती है, T हमारा क्या होता है, टाइम होता है, ये आप जानते हो। तो देखो यार बुकों में ये फार्मूला लिखा होता है, मगर हम इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं निकालेंगे। हम उस बात को करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जिसमें क्या आता है, इक्विवेलेंट वेट आता है। हम इस बात को ऐसे करेंगे। अब गौर सुनिएगा, क्योंकि अब सबसे काम की बात आई है जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो हमारा फोकस उस पर सबसे ज्यादा होना चाहिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। गौर सुनिएगा, डिपॉजिट मोल ऑफ एलिमेंट into n factor of into n factor equal to Q upon 96500 कूलाम। Q क्या होता है आप जानते हो, ये हम ये फार्मूला लगाएंगे। किसी बच्चे ने कहा सर आप इस फार्मूले को लगाना क्यों पसंद कर रहे हो, ये देखो हम प्यारे बच्चों क्या है इस फार्मूले को काम करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूं उसका जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। इस फार्मूले में आप चेक कर लो इक्विवेलेंट वेट नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ डिपॉजिट मोल ऑफ एलिमेंट इनटू एन फैक्टर इक्वल टू Q अपॉन 96500 आ रहा है। ये आसान क्यों हो गया है, आसान मेरे दोस्त इसलिए हो गया है कि एन फैक्टर हम आराम से निकाल लेंगे तो इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना पड़ेगा, और इससे जो मन होगा वो निकल आएगा। तो आप ये फार्मूला ना लगा के ये फार्मूला लगाइए, ये मत लगाइए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्यों, क्योंकि आपको इक्विवेलेंट वेट रखना पड़ेगा। और यहां पर गैस का वॉल्यूम पूछा तो कैसे निकालोगे, यदि मान लो गैस रिलीज हो रही है, उसने कहा कितनी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो कैसे निकालेंगे, V का टर्म ही गायब है। तो पहले मास निकालना पड़ेगा, उस मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यदि उसने पूछ दिया कितनी गैस रिलीज हो रही है STP पर, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। कैसे किया है, टाइम नहीं है, नहीं तो इसका प्रूफ भी बता देता कैसे किया है। 2 मिनट का वैसे काम होता है, 2-4 लाइनों में हो जाता है, मगर बता नहीं रहा हूं। अब जब हम ये लिखते हैं तो हमें आराम क्या है, हमें आराम है कि ये मोल लिखा है, मोल को हम हर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। यदि मेरे दोस्त वो डिपॉजिट मास पूछेगा तो मोल की जगह लिख देंगे W अपॉन एटॉमिक वेट।
यदि वो कहता है वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ कितनी रिलीज हो रही है, तो हम लिख देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो डायरेक्ट एक ही फार्मूले से वॉल्यूम ऑफ गैस भी आ जाएगा। तो वो जो पूछेगा वो सब निकल आएगा। मान लो उसने पूछा कितने नंबर ऑफ एटम डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यार नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर लिख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। या उसने मान लो पूछ दिया कि जरा ये बताना सर कि जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसका कंसंट्रेशन टर्म बनाया जाए तो कितना आएगा, तो उसी को टर्म कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इस फार्मूले को फॉलो करो, मेरी एडवाइस है। अब यहां पर एक बात फंसती है, एक बात फंसती क्या है, बच्चे कहेंगे सर एन फैक्टर कैसे निकाला जाए। तो जरा देखो एन फैक्टर निकालना आपको बता देता हूं कि एन फैक्टर कैसे निकालोगे। तो देखो जरा एन फैक्टर कैसे निकालोगे, बहुत इजी है। एन फैक्टर वैसे मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसी वजह से उस चैप्टर में पढ़ाया है, मगर एन फैक्टर आसान है। कैटायन का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं जरा देखो, देखिए 1 मिनट रुक जाइए, मेटल का एन फैक्टर लिखना है, कैटायन का नहीं, है ना। एन फैक्टर ऑफ मेटल, यदि किसी मेटल को वो एन फैक्टर पूछता है तो मेरे दोस्त हम कैसे निकालेंगे, वो सिर्फ इतना होता है यार, चार्ज ऑफ मेटल, चार्ज ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर होगा, इसलिए हमें टेंशन ही नहीं होगी। मान लो Zn डिपॉजिट हो रहा है, तो Zn के ऊपर कितना चार्ज है, 2, तो मेरे दोस्त इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस अपने को कुछ नहीं करना है। यदि हमारे पास डिपॉजिट होने वाला एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3, तो एन फैक्टर 3 हो जाएगा। यदि डिपॉजिट होने वाला कॉपर है, एन फैक्टर कितना होता है, 2, तो 2 हो जाएगा। यदि डिपॉजिट होने वाली चीज सिल्वर है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि उसके ऊपर 1 चार्ज होता है। तो डिपॉजिट यदि मेटल हो रहा है तो आसानी से निकल आएगा। अब किसी ने कहा गैस हो रही है, तो यदि मान लो गैस निकल रही है तो एन फैक्टर ऑफ गैस, वैसे तो आप उसी मेथड से निकाल सकते हो जो रिडॉक्स में पढ़ाया है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर पहले उतना बड़ा मेथड लगाओ फिर क्वेश्चन करो तो टेंशन है। तो मैं शॉर्टकट बता देता हूं, इसमें और कोई गैस निकल ही नहीं सकती है, सिर्फ 3 गैस निकलने की प्रोबेबिलिटी रहती है, या तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, या हैलोजन, या ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो एन फैक्टर 2, हैलोजन निकल रहा है तो एन फैक्टर 2, और ऑक्सीजन निकल रहा है तो एन फैक्टर 4। आप आराम से ये वैल्यू डाल दो, बस बात खत्म हो जाती है। और कोई गैस निकलेगी ही नहीं, और कोई गैस निकलती ही नहीं है। और किसी ने कहा ये एन फैक्टर कैसे आया, तो ये तुम कर चुके हो पीछे, देखो अभी मैं एक बार दिखा भी देता हूं कि एन फैक्टर मैंने कैसे लिखा, चेक करो। 1 मोल ऑक्सीजन के, 1 मोल ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 4, यही तो एन फैक्टर है। 1 मोल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वो एन फैक्टर होते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन गैस का एन फैक्टर निकाल लो ना, 1 मोल हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2, तो एन फैक्टर 2। और यही बात हैलोजन में मैंने की है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आपको करना है और यही गैस निकलनी है। तो हाइड्रोजन के केस में 2, क्लोरीन के केस में 2, ऑक्सीजन के केस में 4 छाप देना। कैटायन का एन फैक्टर क्या हुआ, उसके ऊपर का चार्ज, इससे ज्यादा एन फैक्टर की जरूरत इस जगह पे पड़ती ही नहीं है। तो आप क्या फार्मूला यूज करोगे, डिपॉजिट मोल ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन फैक्टर इक्वल टू Q अपॉन 96500 कूलम, Q अपॉन 96500 कूलम। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इसको करेंगे। इससे क्या निकलेगा, डिपॉजिट अमाउंट, जो मैंने 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सल्फेट। तो कैसे करेंगे, इससे करेंगे, ये बताएगा फर्स्ट लॉ। फराडे फर्स्ट लॉ हमें यही बताता है कि अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा, कितनी रिलीज होगी। अब जरा देखो सेकंड लॉ भी थोड़ा सा बता देता हूं, फिर क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सेकंड लॉ की यदि हम बात करें कि भाई हम लोगों को सेकंड लॉ क्या बताता है, तो गौर समझो। सेकंड लॉ ऑफ फराडेज, चलो हेडिंग तो डाल ही चुका हूं, उसी में आगे बढ़ा देता हूं। ओ सेकंड लॉ, अब देखो जब दोस्त सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया, उनका कहना था कि यदि नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज कर दिए जाए, नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज कर दिए जाए, ये देखो जैसे ये देखो हमने 2 सेल क्या किया, सीरीज में अरेंज कर दिया। आप सभी बच्चे तो फिजिक्स के पढ़ते ही हो, तो ये बात सारी बातें तो आपके लिए बहुत छोटी हैं कि यार नंबर ऑफ सेल हमने सीरीज में अरेंज कर दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, उनको इस तरह से अरेंज किया है। देखिए ओ ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये तो हमने जोड़ दिया वोल्टामीटर से ऐसे, और ये सीरीज में ऐसे अरेंज है। ये सॉल्ट ब्रिज हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये देखो इस तरह से मेरे दोस्त नंबर ऑफ सेल हमने सीरीज में अरेंज कर दिया है। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। ये देखिए हमने क्या किया,
पहला पॉइंट, नंबर ऑफ सेल अरेंज इन सीरीज। हमने नंबर ऑफ सेल को सीरीज में अरेंज कर दिया है। जब आप सेल को सीरीज में अरेंज करोगे तो क्या होता है, Q इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं? फिजिक्स में यही तो पढ़ा है। यदि नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज है तो उनमें सेम चार्ज सप्लाई होगा, और यार दोस्तों सेम चार्ज सप्लाई होगा तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये बताया गया है। क्या सेम, सॉरी नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इफ सेम चार्ज सप्लाई, सेम चार्ज पास थ्रू इन ऑल सेल। देखो सभी सेल में यदि सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है तो उनमें सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। इतनी बात सिंपल सी है। तो उन्होंने बताया कि इस जगह के जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट इस बात के होंगे, और रूल इनका ये था। सेकंड लॉ में ये बताया गया है कि यदि नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज हैं, यदि नंबर ऑफ सेल सीरीज में अरेंज हैं तो उनमें चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। उन्होंने फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं बोली है, उन्होंने इस तरह से बोला है कि नंबर ऑफ सेल यदि सीरीज में अरेंज है तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मगर हम लोगों ने इस बात को फिजिक्स की में कन्वर्ट कर दिया है कि यदि यार चार्ज कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। फर्स्ट लॉ में यही बात बोली गई थी कि जितना ज्यादा चार्ज उसी के रिस्पेक्ट में डिपॉजिट मास। तो ये फर्स्ट लॉ ही है, एक तरह से बस लिख दिया गया है। तो जरा देखो, सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे यदि सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है। अब गौर समझना, यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आने वाला है। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे यदि सेम चार्ज सप्लाई होने वाला है। तो यार मेरे दोस्तों, यदि हम मान लेते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास था वो सिल्वर सल्फेट था ऐसे, और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट था वो कॉपर क्लोराइड था ऐसे। तो जरा गौर से समझो इस बात को। इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर यहां डिपॉजिट होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट कॉपर यहां डिपॉजिट होगा। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि चार्ज सेम गया है। ग्राम इक्विवेलेंट ना तो मोल बराबर होगा ना मास बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इफ सेम चार्ज पास थ्रू इन ऑल सेल। यदि सभी सेल में सेम चार्ज जा रहा है तो सभी सेल के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, ना कि मोल। तो इसका मतलब तुम आराम से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। अब मैं जो बातें समझाने और लिखने जा रहा हूं उन बातों को जरा गौर सुनिएगा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि सेम चार्ज आ रहा है। तो इसी बात को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपके लिए एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बनाया है। जरा देखो, आप हमेशा ये बातें लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड। ये देखो, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। मतलब आप किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी बराबर कर सकते हो। क्यों? यदि एक ही सेल है, जरा देखना, एक ही इलेक्ट्रोलाइट सेल है तो एक इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या एनोड में अलग चार्ज आता है, कैथोड में अलग चार्ज आता है? जरा बताना। एक ही इलेक्ट्रोलाइट सेल है तो क्या एनोड में अलग चार्ज आएगा, कैथोड में अलग चार्ज आएगा? सेम ही चार्ज आएगा ना। और जब सेम चार्ज आ रहा है तो ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे ना। इसका मतलब कैथोड में जितने ग्राम इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा, एनोड में उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट गैस रिलीज होगी, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट गैस रिलीज होगी। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। और ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग हमेशा इस तरह से लिखते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। इसका मतलब इनके मोल अलग अलग होंगे, एन फैक्टर अलग अलग होंगे, मगर ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि मोल भी सेम होंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। ये देखो, इसका मतलब क्या है
ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, ना तो मोल बराबर होंगे ना मास बराबर होंगे। ये जो है क्वेश्चन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, तो आप सभी बच्चे ध्यान रखें कि दो जगह पे बहुत अच्छे से फोकस रखें, एक ये वाला पॉइंट, और किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं पर भी बराबर कर सकते हो, टेंशन बिल्कुल मत लो। एनोड के कैथोड के बराबर करना चाहो तो एनोड के कैथोड के बराबर कर दो, एक सेल के कैथोड दूसरे सेल के कैथोड के साथ बराबर करना चाहो तो कर सकते हो, ये सीरीज में लगे हैं, ठीक है। एक सेल का एनोड दूसरे सेल के एनोड के साथ बराबर करना चाहो तो कर सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट, मोल बराबर नहीं होंगे, एन फैक्टर बराबर नहीं होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे, बार बार बोल रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट, मगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे नहीं, हम हमेशा निकालेंगे मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है, क्योंकि मोल इंटू एन फैक्टर ही हमारा क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट है। अब जरा देखो यार, दो कॉन्सेप्ट फराडे में आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है, मैंने आपको बोला। दूसरा मेरे दोस्त कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाला फार्मूला यूज करोगे, ये दो फार्मूले यूज करोगे। अब जरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देते हैं और टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो जरा देखो यार मेरे दोस्तों, इस बात को जरा समझो। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन में ये आ रहा है, जरा देखना स्क्रीन में क्वेश्चन क्या है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आर गिवन रिस्पेक्टिवली, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल विल बी। अब जरा देखो यहां पे थोड़ी सी दिक्कत है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन ये पता ही नहीं है भाई। यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो तो हम समझ जाए। अब रिडक्शन टर्म गायब है, ऑक्सीडेशन भी टर्म गायब है, तो हम अपनी तरफ से क्या समझे, वोल्टेज तो स्टैंडर्ड है, मगर भैया कौन सा है, रिडक्शन का कि ऑक्सीडेशन का। हाफ सेल लिख देते तो भी हम समझ जाते, एक्स वाई एलिमेंट लिखा है। तो जब भी कहीं ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो तो हमेशा ध्यान रखना स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान के चलोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसा क्यों, क्योंकि सारी स्टेटमेंट उसी के रिस्पेक्ट में दी जाती है। अब आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, किसका मेरे दोस्त दिया है, एलिमेंट हमारे पास कौन कौन है, एलिमेंट हमारे पास है दोस्त एक्स वाई और जेड। इनकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 1.2 वोल्ट, इसकी वैल्यू दी है प्लस 0.5 वोल्ट और इसकी वैल्यू दी है 3.0 वोल्ट। अब वो पूछना क्या चाह रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर पूछना चाहते हैं। तो जरा मेरे दोस्तों बताना, क्या मैंने ऐसा कुछ बताया है कि रिड्यूसिंग पावर जो होती है, रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, जेड की, इसका मतलब ये सबसे ज्यादा होगा। फिर वैल्यू किसकी है, एक्स की, फिर वैल्यू किसकी है, वाई की, इसका मतलब सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, जेड की, फिर एक्स की, फिर वाई की। ऐसा कहां है, ये, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं तो ध्यान से समझ ही लिया होगा, इसलिए मैं जल्दी बढ़ता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ए 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट, द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिट एट द कैथोड। देखो यार दोस्त, ये कह रहे हैं कि बताओ कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था जिसमें जिंक सल्फेट भरा था और उसमें उन्होंने क्या किया, करंट पास कराया है कितना, 5 एम्पियर का और 40 मिनट तक। तो वो कह रहे हैं कितना जेडन डिपॉजिट होगा, तो बता देंगे यार इसमें क्या है। गौर से बस मेरे कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिएगा। हमने क्या पढ़ाया था, डिपॉजिट मोल, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इंटू एन फैक्टर इक्वल टू Q अपॉन 96500। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। मास निकालना है तो मोल को हम कैसे लिख लेंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ध्यान रखना, मास जिंक का निकालना है तो कहीं जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट मत डाल देना, जिंक का डालोगे, ठीक है। जिंक सल्फेट का न डाल के जिंक का, आई थिंक जिंक का 65 होता है। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट, एन फैक्टर जरा बताना, जिंक सल्फेट में जिंक के ऊपर कितना चार्ज है, 2, तो जितना चार्ज होगा वही एन फैक्टर। क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या होती है, IT 5 इंटू 40 इंटू, ध्यान रखना टाइम सेकंड में चलना चाहिए, 60। टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड में। बस डब्ल्यू निकाल लो, आंसर। हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसमें एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए भाई। उन्होंने कहा कितना डिपॉजिट होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था फार्मूला ये वाला,
कि नंबर ऑफ मोल डिपॉजिट मोल इनटू एन फैक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। मोल किसके डिपॉजिट हो रहे हैं? जिंक सल्फेट के नहीं डिपॉजिट हो रहे हैं, जिंक के डिपॉजिट हो रहे हैं। तो मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ जिंक इनटू एन फैक्टर ऑफ जिंक। एन फैक्टर ऑफ जिंक, जिंक के ऊपर कितना चार्ज है? 2। और क्यू तो आप जानते हो, क्यू इक्वल टू फिजिक्स में IT पढ़ा है, आई ये दिया है, टी ये दिया है। बस ध्यान रखिएगा टाइम किस में रखना अपने को दोस्त? सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर दोगे, W की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है? मतलब इसमें पानी नहीं है ना? द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर इज। टाइम पूछा गया है। अब वो क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो यार दोस्तों, हम लोगों को करने में थोड़ी टाइम लगेगा, हम लोग तो एक ही चीज जानते हैं। तुम कुछ भी पूछोगे हम एक फार्मूला लगाएंगे, मोल इंटू एन फैक्टर मेरे दोस्त, फिर क्या? Q अपॉन 96500। अब उन्होंने क्या क्या दिया है जरा देखो, कितने मोल क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है? 0.1 मोल रख दिया। क्लोरीन का एन फैक्टर 2, समझ गए ना? क्लोरीन का एन फैक्टर कैसे 2? Q इंटू आई की वैल्यू कितनी है? 3 एम्पियर। T हमें निकालना है और 96500। अब मेरे दोस्त निकाल लेना, ये जो समय आएगा ध्यान रखना ये सेकंड में आएगा, क्योंकि सेकंड के लिए फार्मूला चलता है। और वहां मिनट में पूछा है तो बाकी आप सेट कर लोगे, ठीक है? आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन को। Al2O3 इज reduced by electrolysis at low potential and high current is passed through molten Al2O3। इसमें भी पानी नहीं है और भी कितना गया है? 6 आवर प्रोड्यूस किया गया। व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम इट प्रोड्यूस? एज्यूम 100% करंट इफिशियंसी। अच्छा, करंट इफिशियंसी 100% है। अब जरा देखो यार, Al2O3 कि जब इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो Al2O3 कैसे ब्रेक होगा? ऐसे ब्रेक होगा। ये देखो, अब मेरे दोस्तों बताना कि डिपॉजिट मास पूछ रहा है, करूं कि छोड़ दूं यार? डिपॉजिट मान मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा समझना। मोल इंटू एन फैक्टर, तो मोल कैसे लिखोगे? मास अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का कितना है? 27 मोल हो गया इंटू एन फैक्टर। इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3। टोटल चार्ज नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, चार्ज लिखा जाता है। मैंने चार्ज ऑफ मेटल आयन का है, टोटल चार्ज ऑफ मेटल आयन नहीं लिखा है, इसलिए 3 लिखिएगा। क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्यू के लिए आई कितना दिया है यार? जरा पढ़ के सुनाओ, कहीं आई दिया होगा। Al2O3 6 आवर तक पास कराना है। करंट कितना है? मास क्या हुआ? Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current is passed through 6 hour. Mass of aluminium is known। दोस्तों यार आई की वैल्यू इन्होंने गैप कर दी है, शायद भूल गए होंगे लिखना, ठीक है? प्रिंट करने में मतलब टाइप करने में कहीं दिक्कत हो गई है, क्योंकि लो पोटेंशियल ठीक है, हाई करंट भी ठीक है, मगर उसकी वैल्यू नहीं दी है। और यदि वैल्यू नहीं दी है तो यार निकालोगे कैसे? क्योंकि Q इक्वल टू I2 में 6 को तो हम ऐसे लिख लेंगे, इसको मैंने मिनट बना लिया, मिनट से मैंने इसको सेकंड बना लिया। आई अपने को चाहिए 96500 यहां लिख दिया। ये देखो, करंट इफिशियंसी उसने 100% दे रखी है, इसका मतलब जितनी करंट पास करा रहा है वो सब की सब क्या हो रहा है? सेल में यूज हो रही है ना? मगर उसके लिए करंट देनी चाहिए, करंट शायद वो कहीं डाटा लिखना भूल गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। आई की वैल्यू डाल दोगे, डब्ल्यू की वैल्यू मेरे दोस्त निकल आएगी। आई की वैल्यू डाल दोगे, डब्ल्यू की वैल्यू मेरे दोस्त निकल आएगी। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, कर लोगे मेरे हिसाब से, मुझे करने की जरूरत तो नहीं है, मगर एक बार देख लेते हैं। 4.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपोजिट एट कैथोड फ्रॉम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सोल्यूशन बाय ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एज एसटीपी फ्रॉम एच आयन इन सोल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज पास। अब देखो, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, तो तुम समझ गए क्यू की वैल्यू सेम जा रही है। क्यू की वैल्यू सेम जा रही है तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन गैस एनोड पे रिलीज होगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हम इसको कॉन्सेप्ट को ऐसे लगा दे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ पाए? ऐसा क्यों लिख पा रहा है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों में सेम चार्ज आ रहा है, और चार्ज सेम है तो किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट किसी के भी बराबर कर सकते हो। एल्यूमिनियम के ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे लिखेंगे? हमें तो पता है हमें कैसे लिखना होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल ऑफ एल्यूमिनियम एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम बराबर
मोल ऑफ हाइड्रोजन एन फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन। अब मेरे दोस्त एल्युमिनियम के मोल कैसे निकालोगे? डिपॉजिट मास दिया है 4.5, एटॉमिक वेट 27 होता है, एन फैक्टर चार्ज कितना है 3, ये बन गया। अब हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालोगे? वो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इनटू एन फैक्टर कितना होता है 2। अब यार इसको सॉल्व कर लो कोई समझदार बच्चा, और सॉल्व करके वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है? छोड़ दूं, वैल्यू काउंट कर लोगे सभी लोग अच्छे से। अब इसको आप अच्छे से करिएगा तो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? कर दूं कि कर लोगे? देखो यार जितना मेरे से हो सकता है उतना कर देता हूं। यहां पे 9 मार दो, ठीक है? और अच्छा हाँ कर देता हूं, इजी है, कट जाएगा। 9 से ये 5 बार जाएगा, ठीक है? तो 0.5 आ गया, और इसको इससे उड़ा दो तो ये 11.2 आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आ गया 11.2 इंटू 0.5, मतलब इसको आधा कर दो, तो आधा कर दोगे तो 5/6 लीटर आ गया। तो 5/6 लीटर कहीं आंसर होगा, ये आ गया। ये देखो बच्चों, तो यार करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन बहुत इजी है, बस दिमाग में दो बातें अच्छे से स्टोर करो। यदि चार्ज सेम है तो किसी के भी ग्राम इक्विवेलेंट उठा के बराबर कर सकते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर लिखना तो आसानी से चीजें निकाल पाओगे। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर लिखना तो आसानी से चीजें निकाल पाओगे, ठीक है? अच्छा दूसरा, यदि कहीं कोई मास आज डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए कोई फार्मूला लगाना है तो ये वाला लगाइए, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। यदि जो बुक में लिखा है वही छापा तो फिर टीचर का टैलेंट कैसा है ना? उन्होंने तो लिख दिया है मगर उस तरह से क्वेश्चन थोड़ी करते हैं। क्वेश्चन करने तो बहुत इजी रास्ते हैं, उनसे करेंगे। हाँ इसको यूज करेंगे हम लोग। यार बात समझ पा रहे हो? इतना सारा कर लोगे ना? तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और खुश रहें और मस्ती से पढ़ाई करें। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।